जैसे जैसे हम इतिहास और रहस्य के चौराहे पर खड़े होते हैं, एक सम्मोहक कथा सामने आती है। ये पूर्व डेलुवियन सभ्यताओं, उन समाजों की कहानी है जो पृथ्वी पर एक बड़ी बाढ़ आने से पहले दुनिया में फले फूले होंगे। समय की धुंध में डूबी हुई ये प्राचीन संस्कृतियां हमारी उत्पत्ति और मानव इतिहास की वास्तविक प्रकृति के बारे में रहस्यों को प्रकट करने का वादा करते हुए एक सायरन की आवाज के साथ संकेत करती हैं। जैसे ही हम इस यात्रा को शुरू करते हैं, हम मिथकों, किंवदंतियों और पुरातात्विक रहस्यों से भरे रास्ते पर चलते हैं, जिनमें से प्रत्येक हमारे विस्मृत अतीत की पहेली का एक टुकड़ा पेश करता है। प्राचीन सभ्यताओं के इस प्रकरण में गैया के सौजन्य से हम मानव सभ्यता के विस्मृत अतीत में गहराई से गोता लगाते हैं, एक अतीत जो पृथ्वी पर बहने वाली महान बाढ़ से मिटा दिया गया था। पृथ्वी ग्रह। रेडियोमेट्रिक डेटिंग के अनुसार ये ग्रह लगभग 4.5 अरब वर्ष पुराना है। आधुनिक विद्वानों का दावा है कि सभ्यता की शुरुआत लगभग 5000 से 6000 साल पहले हुई थी। वेलकम टू क्रिएटर शायर, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त शायर। भूवैज्ञानिक अभिलेखों से पता चलता है कि लगभग 12000 साल पहले ग्रह पर गंभीर रूप से अनियमित मौसम पैटर्न मौजूद थे। ग्रह के चारों ओर से अनगिनत मिथक और किंवदंतियां पूर्ण अराजकता के समय को दर्शाती हैं, जिसने ग्रह पर सभी सभ्यताओं को नष्ट कर दिया। बाढ़, प्रलय, घटना, दुनिया का अंत। इन महान दंतकथाओं के साथ तुर्की में गोबेकली टेपे, दक्षिण प्रशांत में ईस्टर द्वीप, दक्षिण अमेरिका, गीजा पठार, जापान और भारत जैसे प्राचीन स्थलों में परिष्कार और डिजाइन का एक स्तर है जो विद्वानों और वैज्ञानिकों के दिमाग को चकित कर देता है। इनमें से अधिकांश पवित्र स्थलों की नींव 30 टन से अधिक वजन वाले पत्थरों से बनी है, जो हमारी मानवीय समझ को नकारती है। यदि सभ्यता लगभग 5000 से 6000 साल पहले हुई थी, तो पूर्व डिलुवियन काल में इन मूलभूत चमत्कारों का निर्माण किसने किया था, जिन्हें दुनिया के अंत से बचने के लिए डिजाइन किया गया था? और वे कौन से प्राणी थे जो बाढ़ से बहुत पहले पृथ्वी पर बसे थे और हमें ब्रह्मांड के साथ हमारे संबंध के बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे? हम रहस्य को उजागर करने में मदद करने के लिए उत्तरों के लिए विज्ञान की ओर रुख करते हैं। लेकिन जब हम सतह के नीचे देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि भौतिकी के नियमों में मानव जाति द्वारा उनका पता लगाने से बहुत पहले ही महारत हासिल कर ली थी। विज्ञान सूचना का एक जीवित निकाय है। ये स्थिर नहीं है, ये तय नहीं है, इसे लगातार अपडेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। जब नई खोजें सामने आती हैं, तो हमें उन खोजों को पहले से मौजूद वैज्ञानिक कहानी, और यह एक ऐसा विषय है जिसे हम दुनिया भर की कई संस्कृतियों में कई बार दोहराते हुए देखते हैं कि मनुष्यों की एक रचना हुई थी, एक विशाल बाढ़ आई थी और पृथ्वी फिर से आबाद हो गई थी। आप जानते हैं, ये बेबीलोन के पाठ में, हिब्रू पाठ में, मिस्र के पाठ में परिलक्षित होता है। वे सभी कुछ इसी तरह का उल्लेख करते हैं। जब आप दुनिया भर के मिथकों का गहन सर्वेक्षण करते हैं, तो आप वास्तव में पाते हैं कि बाढ़ के दो अलग अलग आख्यान हुए हैं। और इसलिए बाढ़ की पहली कथा में यह एक अंधेरी दुनिया या एक शुरुआत और एक युग के अंत के बारे में बात करता है। और फिर यह प्रलय होता है और यह बाढ़ आती है और व्यक्ति 7 ऋषियों, 7 अबीगेल्स के साथ बाढ़ से बच निकलता है। और फिर उसके बाद यह इस स्वर्ण युग और इस नए समय की शुरुआत है। नूह बाढ़ के साथ वहाँ सभ्यता है जो हो रही है, और बाढ़ होती है क्योंकि वे ग्रह पर से दुष्टता को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं, जैसा कि आप बाइबल की कथा में पाते हैं। और नूह बाढ़ से बच जाता है और इन 7 ऋषियों या 7 अबीगेल्स का कोई उल्लेख नहीं है। तो दक्षिण अमेरिका में हमारे पास विराकोचा की परंपरा है, जो एक टिल्ड निर्माता देवता है जो अचानक एक वैश्विक बाढ़ के बाद रहस्यमय रूप से दिखाई देता है, सब कुछ मिटा देता है। और वह 7 विशेषज्ञों के एक समूह के 7 विशिष्ट स्थानों पर दिखाई देता है। वे अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं, क्योंकि जहां भी सभ्यता पृथ्वी पर प्रकट होती है, बाढ़ के बाद और हमेशा एक करिश्माई नेता होता है जो 7 शिल्पकारों, अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों का नेतृत्व करता है। पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिक परंपराओं में युगों के दौरान कई सामान्य विषय हैं जो दोहराते रहते हैं। लेकिन प्रकृति में कूटबद्ध प्राचीन चक्र, साथ ही साथ मिथक में अंतर्निहित, हमें याद दिलाते हैं कि अगर हमें इस ग्रह पर जीवित रहना है, तो हमें परिवर्तन और अनुकूलन के लिए तैयार रहना होगा। इन सभी कहानियों में समान विषय हैं। उन विषयों में से एक ये है कि सभ्यता रैखिक के बजाय चक्रीय है।
कि सभ्यता के पिछले चक्र रहे हैं जो लगभग 5000 वर्षों तक चले हैं। कुछ होता है, वे चक्र समाप्त हो जाते हैं, एक नया चक्र शुरू होता है। ये वह जगह है जहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि भले ही चक्र बदलते हैं, ज्ञान की निरंतरता प्रतीत होती है जब यह एक चक्र के अंत और अगले की शुरुआत की बात आती है। माइनों ने विषुव के एक पूर्वागमन को लगभग 26,000 वर्ष चक्र 5,125 वर्ष लंबे चक्रों में विभाजित किया। उन चक्रों में से प्रत्येक, जब वे शुरू होते हैं तो उस दौरान सभ्यता के साथ कुछ न कुछ होता है। और इतिहासकारों ने जो सवाल पूछे हैं उनमें से एक ये है कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है जो इन चक्रों को संचालित करता है? क्या कोई ब्रह्मांड संबंधी घटना है? क्या कोई जलवायु संबंधी घटना है? क्या कोई भूगर्भीय घटना है? शायद यह इन सभी घटनाओं का अभिसरण हर 5125 साल में कुछ न कुछ होता है। खैर, अगर हम वर्ष 2025 को 5125 साल लंबे चक्र के अंत के रूप में लेते हैं और हम 5000 साल पहले के समय में वापस जाते हैं, तो यह वह समय होगा जब हमें पारंपरिक रूप से सिखाया गया है कि सभ्यता 5500 साल पहले शुरू हुई थी। अब नई खोजें प्राचीन सभ्यताओं के अवशेषों का खुलासा कर रही हैं जो उस 5000 साल से कई बार पहले की हैं। दुनिया भर की प्राचीन कहानियों में प्रतिध्वनित होने वाली चीजों में से एक, चाहे वह न हो ये प्लेटो अटलांटिस के बारे में बात कर रहा है या प्राचीन मिस्वासी और साइस का मंदिर, ये है कि हम पाते हैं कि वे चर्चा करते हैं कि ये घटनाएं कई अलग अलग तरीकों से कैसे आई हैं। वे चर्चा करते हैं कि कैसे महान बाढ़ की अवधि से सभ्यताओं को नष्ट कर दिया गया है, लेकिन अत्यधिक गर्मी और आग से भी। तो ये सिर्फ एक चीज के बारे में नहीं है, यह इन सभी विभिन्न विनाशकारी घटनाओं की समग्रता के बारे में है जो इन पूर्व डिलुवियन सभ्यताओं के गायब होने और विनाश का कारण बनी हैं। और जिस तरह से हमारे पास कहने का सबूत है कि पूर्व डिलुवियन सभ्यताओं से इन प्राचीन महापाषाण संरचनाओं में से बहुत से पीछे रह गए हैं, ये है कि हम सतह पर विट्रिफिकेशन के रूप में जाना जाता है, चाहे वह मिस्र हो या पेरू या तुर्की। और इसका मतलब ये है कि वे ग्रेनाइट ब्लॉक और क्वार्ट्ज जो उनमें थे, सचमुच इस तरह की अत्यधिक गर्मी की घटना से पिघल गए कि ऐसा करने के लिए आपके पास सतह पर तापमान होना चाहिए जो 2000 डिग्री से अधिक होता। एक यात्रा पर शोधकर्ताओं और पौराणिक नायकों ने अतीत में क्या हुआ ये समझाने के लिए उत्तर के लिए लंबे समय तक आकाश की ओर देखा है। लेकिन अधिकांश आध्यात्मिक परंपराओं और पौराणिक यात्राओं में मूल संदेश होते हैं जो हमें अपने उत्तर खोजने के लिए भी प्रेरित करते हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में वैज्ञानिक ग्रह के ध्रुवीय क्षेत्रों से बर्फ के मूल नमूनों का अध्ययन कर रहे हैं। 1989 से 1995 तक ग्रीनलैंड आइस कोर परियोजना ने लगभग पिछले 100 वर्षों से उस क्षेत्र में जलवायु पैटर्न को समझने के लिए प्रयोग किए। 1998 में फिर से पूर्वी अंटार्कटिका में रूसी वोस्टोक स्टेशन पर सहयोगी बर्फ ड्रिलिंग परियोजना ने अब तक दर्ज किए गए सबसे गहरे बर्फ के केंद्र को उजागर किया, जिससे लगभग पिछले 420,000 वर्षों के जलवायु डेटा का खुलासा हुआ। फिर 2017 में अंटार्कटिका के एलन हिल्स में ब्लू आइस फील्ड से ली गई एक बर्फ के कोर ने लगभग 2.7 मिलियन वर्ष पुरानी बर्फ का खुलासा किया। ये अध्ययन भूवैज्ञानिकों को पृथ्वी की जलवायु और मौसम के पैटर्न की चक्रीय प्रकृति की स्पष्ट समझ प्रदान करते हैं। भूवैज्ञानिक अतीत और वर्तमान युगों को प्लेस्टोसीन और होलोसीन के रूप में संदर्भित करते हैं। प्लेस्टोसीन युग लगभग 2.8 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था और यह बर्फ की चादरें हैं जिनके बारे में हम अक्सर बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, उत्तरी यूरोप को कवर करते हैं। वह युग लगभग 11,500 साल पहले समाप्त हुआ जब हमने वर्तमान युग शुरू किया जिसमें हम अभी हैं, जिसे होलोसीन कहा जाता है। हालांकि जब हम एक युग से दूसरे युग में जाते हैं तो यह एक स्वच्छ विराम नहीं होता है, एक संक्रमण काल है।
इन दोनों के बीच एक बफर है और वह बफर एक रहस्य है जो हमें ये समझने में मदद करता है कि इन प्राचीन सभ्यताओं में क्या हुआ था। 12,800 साल पहले और 11,600 साल पहले के बीच समय की वह छोटी सी खिड़की समय की एक असाधारण अवधि है जिसे भूवैज्ञानिक यंगर ड्रायस कहते हैं। पौधों की ऐसी प्रजातियां हैं जो केवल ठंड में मौजूद होती हैं। उन पौधों में से एक को ड्रायस कहा जाता है और यहीं से यंगर ड्रायस शब्द आया है। उत्तरी अमेरिका में और उत्तरी यूरोप में ड्रायस के साक्ष्य हैं जो ये सुझाव देते हैं कि ये इस अवधि के दौरान ठंडे तापमान थे और जब तापमान गर्म होने लगा तो पौधे उस अवधि से गायब हो गए। प्लेइस्टोसिन के अंत में बर्फ के समय में हिमयुग वर्तमान से लगभग 20,000 साल पहले चरम पर था और तापमान गर्म होने लगा। गर्मी ने बर्फ को पिघला दिया। फिर कुछ ऐसा हुआ जो आज तक एक रहस्य है। गर्मी बंद हो गई और अचानक वे पूरे उत्तरी गोलार्ध में लगभग 5 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गए और उस बदलाव में तापमान लगभग 1200 वर्षों की अवधि के लिए गिर गया। यंग ड्रायस अवधि के इन कठोर जलवायु परिवर्तनों के कारण के बारे में कई सिद्धांत हैं। प्रचलित सिद्धांतों में से एक को क्लोविस धूमकेतु परिकल्पना नाम दिया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि एक बड़े क्षुद्रग्रह या धूमकेतु के टुकड़े ग्रह से टकराए। एक अन्य सिद्धांत में हमारे सौर मंडल में एक प्रलयकारी घटना शामिल है। वर्तमान में मंगल और बृहस्पति के बीच को क्षुद्रग्रह बेल्ट के रूप में जाना जाता है। प्राचीन काल के दौरान कई खगोलविदों और शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया है कि यह पहले से मौजूद एक ग्रह का परिणाम है जिसे नष्ट कर दिया गया था। प्राचीन बेबीलोनियन क्यूनिफॉर्म पाठ अनुमा एलिश में पृथ्वी के समान होने के रूप में वर्णित इस पानी वाले ग्रह को टियामट के रूप में संदर्भित किया जाता है। पूरे इतिहास में इस रहस्यमय ग्रह को अन्य नाम दिए गए हैं, जैसे कि प्लैनेट वीक, फेटन, मुलडेक और मुलगे। अगर कोई ऐसा ग्रह था जो नष्ट हो गया था, तो क्या उस बड़े विस्फोट से कुछ मलबा पृथ्वी पर गिर सकता था, जिससे हमारे ग्रह के संतुलन में बड़े पैमाने पर बदलाव आ सकते थे? हाल के साक्ष्यों से पता चला है कि इस अवधि के दौरान ब्रह्मांड से कुछ के साथ पृथ्वी को कई बार मारा गया था। माना जाता है कि यही कारण है कि यह एक धूमकेतु है। अगर यह एक क्षुद्र ग्रह होता तो क्षुद्र ग्रह में एक होता। एकल प्रभाव जो अधिक स्थानीयकृत होगा। लेकिन हम जो खोज रहे हैं वह यह है कि जो कुछ भी पृथ्वी के वायुमंडल में आ रहा था वह खंडित था और यह एक ही समय में कई महाद्वीपों में टूट गया और बिखरा हुआ था। उदाहरण के लिए खनिज प्लेटिनम पृथ्वी पर अपेक्षाकृत दुर्लभ है, लेकिन आप इसे धूमकेतुओं में पाते हैं। दक्षिण अफ्रीका तक इस धूमकेतु के टूटने से प्लेटिनम के अवशेष टुकड़े हैं जो उत्तरी यूरोप में पाए जाने वाले अवशेषों से मेल खाते हैं। ठीक उसी समय के लिए ग्रीनलैंड में एक बड़ा गड्ढा पाया गया है। इसलिए जब हम यंग ड्रायस को ट्रिगर करने वाले सिद्धांतों को देखते हैं तो ये हो सकता है कि धूमकेतु के प्रभाव और उस प्रभाव से उत्पन्न गर्मी हजारों और हजारों डिग्री ने उत्तरी अटलांटिक में पानी को ठंडा करने के लिए तेजी से पिघलने का कारण बना। हम जो चीजें पाते हैं उनमें से एक ये है कि 13,000 साल पहले के पूर्व डिलुवियन काल से पहले समुद्र का स्तर नाटकीय रूप से बढ़ गया था। और हम जानते हैं कि भूवैज्ञानिक और जलवायु संबंधी रिकॉर्ड को देखते हुए, चाहे वह बर्फ के कोर हो या भूवैज्ञानिक साक्ष्य को देखते हुए, हम जो पाते हैं वह यह है कि इस अवधि के दौरान हमारे पास उत्तरी अमेरिका और यूरोप में हिमस्खलन था, जहां हमारे पास बड़े पैमाने पर बर्फ के ढक्कन थे। इसलिए जब हम अपने सौर मंडल में विनाशकारी घटनाओं को जोड़ते हैं, जैसा कि एन्यूमिलिश में उल्लेख किया गया है, भारी मात्रा में बारिश के साथ साथ बर्फ के ढक्कन के पिघलने के साथ वह सारा पानी समुद्र में भर जाता है। समुद्र का स्तर 400 फीट तक बढ़ जाता है। बाढ़ आती है और दुनिया भर के प्राचीन शहरों और संरचनाओं को जलमग्न कर देता है। अटलांटिक महासागर वैश्विक कन्वेयर बेल्ट का घर है। उत्तरी ध्रुव के चारों ओर सतह के पानी से शुरू होकर ये परिसंचरण प्रणाली उत्तरी ध्रुव से पानी खींचती है और इसे पूरे ग्रह में चक्रित करती है। इसलिए जब हम यंग ड्रायस के रहस्य को देख रहे हैं तो हम जो निश्चित रूप से जानते हैं वह यह है कि ताजे पानी और ठंडे पानी का पतला होना था जिसने अटलांटिक के महासागर कन्वेयर के थर्मोहीलिंग गुणों को बदल दिया। हम जानते हैं कि प्रॉक्सी और तापमान के कारण। रहस्य यह है कि उस शीतलन में कौन सा एकल कारक या किन कई कारकों का योगदान हो सकता है। बर्फ के पिघलने से उत्तरी अमेरिका से पिघलने वाला पानी एक बड़ी बर्फ की दीवार के पीछे था और सबूत बताते हैं कि बर्फ की दीवार टूट गई थी।
और जब ये टूट गया तो उस ठंडे पानी का जबरदस्त हमला हुआ, अपेक्षाकृत कम समय में एक बड़ी बाढ़। ऐसा क्या हुआ होगा जो धूमकेतु का प्रभाव हो सकता है? जैसा कि रहस्य जल प्रलय की उत्पत्ति के आसपास जारी है, प्राचीन पौराणिक कथाएं हमें इन अराजक समय के आसपास मनुष्यों और देवताओं के बीच बदलते संबंधों के बारे में क्या बता सकती हैं। बाढ़ से पहले ये वैश्विक कथा होती है और आप जिस संस्कृति को देख रहे हैं उसकी परवाह किए बिना कहानियां बेहद सुसंगत हैं। बाढ़ के बाद यह अधिक स्थानीय मिथकों में बदल जाता है या मिथकों का दृष्टिकोण बदल जाता है। पहले के मिथकों में ये देवताओं की कहानियां हैं। आप जानते हैं, वे एक दूसरे के साथ सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और लड़ रहे हैं और आप देवताओं की कार्रवाई का हिस्सा हैं। एक बार बाढ़ आने के बाद यह मानवता और देवताओं के साथ उनके संबंध की कहानियां बन जाती हैं और इसलिए यह दोनों हाथ में हाथ डाले चलते हैं। यह अपनी ऊर्जा प्रणाली के लिए पृथ्वी की ओर देख रही थी और विशेष नक्षत्रों की ओर देख रही थी। तो मुझे लगता है कि नदी, आप जानते हैं, अंतरिक्ष, यदि आप करेंगे तो नदी जो ओरियन से बहती है, विशेष रूप से ओरियन यहाँ आकाशगंगा के बीच और खगोलीय नदी के बीच का केंद्र बिंदु है। ग्रह के चारों ओर नक्षत्रों की समझ इन स्थलों के संभावित समय और उद्देश्य को समझने में ठोस प्रमाण प्रदान करती है। जब आधुनिक शोधकर्ताओं ने शक्तिशाली प्राचीन सभ्यताओं के साथ ब्रह्मांडीय संबंधों की खोज शुरू की, तो सबूतों ने हमें इस ग्रह पर सभ्यताओं के विकास में हमारे प्रमुख प्रभाव के रूप में सितारों की ओर मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया। जैसा कि पुरातत्वविदों और विद्वानों ने दुनिया भर में इन पवित्र खगोलीय स्थलों में से कई की जांच की है, एक एकीकृत संकेत है जो हमें परस्पर संबंध की शक्ति सिखाता है। बड़े बड़े पत्थर, जब हम दुनिया भर की प्राचीन संस्कृतियों को देखते हैं, विशेष रूप से जिन्हें हम पहचान सकते हैं, तो उन नींवों पर पूर्व डिलुवियन महापाषाण परिष्कार होता है। जब हम उन कहानियों को देखते हैं जो पीछे रह गई हैं, चाहे वह यूनिफॉर्म गोलियों में लिखी गई हो या मौखिक रिकॉर्ड के माध्यम से नीचे ले जाया गया हो, वे सभी एक बहुत ही समान कहानी बताते हैं। यदि आपदाओं और बाढ़ के इन महान सेट की एक ही कहानी नहीं है जो लगता है कि उन सभ्यताओं को नष्ट कर दिया है और उन महापाषाण आधारों को पीछे छोड़ दिया है जो हमें हजारों और हजारों वर्षों के बाद खोजने के लिए छोड़ गए हैं, चाहे वह एशिया और जापान के स्थानों से दुनिया भर में मिस्र और तुर्की में पेरू और बोलीविया तक, हम इमारत की एक बहुत ही विशिष्ट शैली पाते हैं जो लगभग हमेशा प्राचीन मंदिरों और संरचनाओं के निचले स्तरों पर मौजूद होती है, जहां यह एक उच्च स्तर का परिष्कार दिखाता है जो इसके ऊपर की किसी भी चीज के विपरीत है। मानव मानस में इस ग्रह के विभिन्न वर्गों को जीतने और उन पर शासन करने के लिए संघर्ष और दर्द की कहानियां अंकित हैं। अलगाव, विभाजन और नियंत्रण एक सभ्यता की सफलता का आकलन करने के लिए प्रमुख मानदंड बन गए, जिससे ये भूलना आसान हो गया कि सब कुछ कैसे आपस में जुड़ा हुआ है। अधिकांश पश्चिमी मानचित्रों को प्रमुख मेरिडियन के आसपास व्यवस्थित किया गया है, जिसमें बाईं ओर अमेरिका को दिखाया गया है। लेकिन जैसे जैसे प्राचीन सभ्यताओं के बीच संबंध अधिक स्पष्ट हो जाते हैं, मानचित्र को उस समय में वापस जाना चाहिए जब ग्रह के एकीकरण को कई में विभाजित के रूप में देखा और महसूस किया जा सकता है। बर्फ पिघल गई, नए द्वीप बने और पुराने द्वीपों को ढक लिया। जैसे जैसे सभ्यता का पुनर्निर्माण शुरू हुआ, ग्रह पर विभाजन मजबूत होता गया। अपनी खगोलीय घड़ी को पीछे मोड़ते हुए हम पाते हैं कि मानवता इतिहास में इस जलप्रलय अवधि को जो भी लेबल लगाने की कोशिश करती है, वहाँ मूलभूत कहानी बिंदु हैं जो सभी को ग्रह की सतह पर एक बहुत ही अस्थिर समय से जोड़ते हैं। लेकिन जब समय के हाथ दुनिया के अंत से पहले के समय में वापस जाते हैं, तो पुरातत्व में सुराग और ग्रह के चारों ओर नायकों की महाकाव्य यात्राओं में बताई गई कहानियों से पता चलता है कि अधिकांश सभ्य संरचनाएं अंततः गिरती हैं। लेकिन उस मौलिक प्राचीन ज्ञान को उजागर करने के लिए जो पूरी कहानी को एक साथ जोड़ता है, नायक को उस नींव पर वापस लौटना होगा जहाँ से कहानी शुरू होती है। हम इस ज्ञानवर्धक प्रकरण को हमारे साथ साझा करने के लिए गैया के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो रुचि रखते हैं और आगे की खोज करना चाहते हैं। ज्ञान का खजाना आपका इंतजार कर रहा है। गैया आकर्षक विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करने वाले वृत्तचित्रों और श्रृंखलाओं से भरा एक व्यापक पुस्तकालय प्रदान करता है। दुनिया भर में एक ही सटीक आकार के पेट्रोग्लिफ हैं, जो हमें बताते हैं कि यह एक विश्वव्यापी प्लाज्मा घटना थी जिसे ईस्टर द्वीप के लोगों सहित अनगिनत संस्कृतियों द्वारा उनकी रोंगो लिपि में प्रलेखित और दर्ज किया गया था।
हम प्राचीन ब्रह्मांड विज्ञान और पुरातत्व विज्ञान को देखना शुरू करते हैं और हम जो पाते हैं वह माया से लेकर मिस्रियों तक, ऑस्ट्रेलिया में आदिवासियों तक, एक प्राचीन यूरोपीय स्थल तक और मेसो अमेरिका के माध्यम से ब्रह्मांड के साथ हमारे संबंधों का ज्ञान था जो 20वीं शताब्दी के मध्य तक इतिहास में ज्ञात किसी भी चीज से अधिक था। तारामंडल प्राचीन स्थलों के साथ संरेखण में दिखाई देते हैं। कुछ ऐसा जो वास्तव में एक परिष्कार और शैली के साथ खड़ा है जो लगभग सही है, और कुछ ऐसा जो हम आज भी उन उपकरणों के साथ नहीं कर सकते हैं जो हमारे पास उपलब्ध हैं। कुछ ऐसा जो इतना सटीक है कि कुछ ब्लॉक जो स्थिति में हैं, एक मानव बाल उनके बीच फिसल भी नहीं सकता है। पूरे ग्रह से पूर्व डेलुवियन निर्माण की तुलना न केवल सभ्यता की उत्पत्ति के मुख्यधारा के सिद्धांत को चुनौती देती है, बल्कि महान जल प्रलय से बहुत पहले संस्कृतियों के बीच ज्ञान के परस्पर संबंध के प्रमाण को मजबूत करती है। ये ऐसे प्राणी कौन थे जिनके पास इस उन्नत निर्माण ज्ञान था जो इन विशाल पत्थरों को हिला सकते थे? अब सवाल यह नहीं है कि क्या ग्रह के चारों ओर ये पवित्र महापाषाण स्थल महान बाढ़ से पहले बनाए गए थे। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वे बाढ़ से कितने समय पहले बने थे। कई मिथकों में एक चीज जो हम पाते हैं वह यह है कि मानवता में कोई सांस्कृतिक स्मृति नहीं है कि उन्होंने इन महापाषाण संरचनाओं को कैसे बनाया। I hope you like my detailing about before civilization world. If you like this video, please like, share and subscribe my channel.